दोस्तों फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 भौतिक विज्ञान की एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण अति लघु प्रश्न तैयार करने वाले हैं जो अभी तक बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं और वो सभी प्रश्न इस वीडियो में हम तैयार करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं जो कि है आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से वैद्युतशीलता का विमीय समीकरण निकालिए। तो आवेशों के मध्य लगने वाले यानी कूलाम के नियम के आधार पर जो बल का व्यंजक निकालते हैं तो क्या होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। हमें क्या निकालना है वैद्युतशीलता, तो वैद्युतशीलता क्या होती है एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल लेते। बाकी 1/4 पाई की कोई विमा नहीं होती, बल की विमा mL/t-2, आवेश की विमा क्या होती है AT, तो दो आवेश हैं तो AT और इनका जो दूरी की विमा होती है L स्क्वायर, तो AT का A स्क्वायर, A और A का स्क्वायर, T का T स्क्वायर, और ये सब ऊपर जाएंगे तो m-1 L-3 T4 और A- यानी क्या हो जाएगी जो आपके A स्क्वायर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगी किसकी विमा आवेशों के मध्य लगने वाले बल की सहायता से किसकी वैद्युतशीलता की विमा हो जाएगी। फिर प्रश्न पूछा गया था कि प्रदर्शित कीजिए कि न्यूटन प्रति कूलाम तथा वोल्ट प्रति मीटर एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं, उस भौतिक राशि का नाम लिखिए। तो विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या पढ़ा हमने न्यूटन प्रति कूलाम पढ़ते हैं। फिर देखिए फिर न्यूटन प्रति कूलाम, और फिर हम क्या करें कि न्यूटन यानी दोनों तरफ क्या करें हम मीटर से इसमें गुणा कर दें, क्या करें मीटर से गुणा कर दें, न्यूटन मीटर यानी दोनों में क्या करें मीटर से गुणा कर दें। तो आपने पढ़ा कि न्यूटन मीटर किसका मात्रक हो जाता है जूल यानी कार्य का, न्यूटन मीटर किसका हो जाता है कार्य का, और कूलाम मीटर क्या हो जाएगा तो नीचे लिख देंगे। फिर क्या होगा तो जूल प्रति कूलाम यानी आपने पढ़ा होगा कि V बराबर W/Q, यानी कार्य का विमा क्या होती है कार जो है V बराबर क्या होता है W/Q, तो W यानी जूल और आवेश का विमा क्या होती है कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम किसकी विमा हो जाएगी वोल्ट, इसको टोटल क्या लिखते हैं वोल्ट लिखते हैं, यानी विभवांतर के बराबर होता है, विभवांतर का मात्रा क्या होता है वोल्ट, तो वोल्ट प्रति क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। अतः क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, किसका विद्युत क्षेत्र का मात्रक हो जाता है। फिर प्रश्न पूछा गया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित किया जाता है, यानी ई बराबर F/Q0, Q0 के यहाँ वो क्या होगा यहाँ पर परीक्षण आवेश हो जाएगा। फिर प्रश्न पूछा गया कि प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व वाली दो समांतर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र का सूत्र लिखिए। तो क्या है ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी जहाँ एप्सिलॉन क्या है निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है। फिर प्रश्न है पांचवा कि वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विमा लिखिए। तो वैद्युत विभव क्या होता है वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश की मान की निष्पत्ति के बराबर होते हैं। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर जो कोई बिंदु मान लेते बिंदु ए और बिंदु बी, और किसी बिंदु आवेश को अनंत से कहाँ से अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा उस पर रखे धन परीक्षण आवेश की मान की निष्पत्ति के बराबर होता है, क्या होता है विद्युत विभव होता है। तो यानी V बराबर क्या होता है W/Q, और मात्रक की बात करें जूल प्रति कूलम या वोल्ट हो जाता है। विमा की बात करें तो mL²T-3 A-1 विद्युत विभव की विमा हो जाती है। फिर प्रश्न है विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। तो क्या है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो विभव प्रवणता बराबर क्या होती है विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, यानी ΔV/ΔX हो जाएगा। फिर प्रश्न आ गया कि आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। तो क्या था U बराबर क्या है ऊर्जा घनत्व 1/2 K/E², यानी जूल प्रति मीटर क्यू इसका मात्रक हो जाएगा। K क्या है यहाँ पर माध्यम का परावैद्युतांक है, E क्या होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। फिर प्रश्न था भंजक विभवांतर की परिभाषा दीजिए। तो किसी पदार्थ के भंजन हुए बिना उसके दोनों सिरों के बीच लगाए गए वैद्युत विभवांतर के अधिकतम मान को उस परावैद्युतांक का भंजन विभवांतर कहते हैं। क्या है किसी परावैद्युत के भंजन हुए बिना
उसके दोनों सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर को कि अधिकतम मान को उस पराविद्युत का भंजक विभवांतर कहते हैं। फिर प्रश्न है किसी माध्यम के पराविद्युतांक से क्या तात्पर्य है। तो किसी माध्यम की वैद्युतशीलता, तो वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का पराविद्युतांक कहते हैं। इसे के से प्रदर्शित किया जाता है। के बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 है, एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समान विभव से त्वरित हैं, इनमें किसका वेग अधिक होगा। तो आंसर होगा इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक होगा। किसका, इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक हो जाएगा। फिर प्रश्न, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। तो आंसर हो जाएगा वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, उसे अपवहन या अनुगमन वेग कहते हैं। किसी भी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों आयनों से टकराते हुए के विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जिस वेग से गति करते हैं उन्हें उसे अनुगमन वेग कहते हैं। और क्या होता है, उसे VD से प्रदर्शित किया जाता है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के बीच संबंध बताना है। तो प्रश्न आंसर क्या हो जाएगा, VD अनुगमन वेग EV टॉ ML। यहाँ पर VD क्या होगा, अनुगमन वेग हो जाएगा, V विभवांतर, L चालकता की लंबाई और T का टॉ क्या हो जाएगा, श्रांति काल हो जाएगा। फिर प्रश्न पूछा गया था, आवेश वाहकों की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। तो प्रश्न था, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवहन वेग है जो उसके द्वारा एकांक विद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। इसे म्यू से प्रदर्शित किया जाता है, यानी म्यू बराबर VD बटे E। मात्रक की बात करें तो मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड इसका मात्रक हो जाता है। फिर प्रश्न है 14वां प्रश्न, किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की श्रांति काल पर ताप के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर होगा, किसी चालक के ताप वृद्धि के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल घट जाता है। तो अगला प्रश्न था कि धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं। तो आंसर, चालक के एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित अविलंबित वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से प्रदर्शित किया जाता है, यानी J बराबर I बटे A हो जाता है। यानी किसी भी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर अविलंबित धारा को क्या कहा जाता है, धारा घनत्व कहा जाता है। फिर क्या था, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं विमाएं लिखिए। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर या ओम सेमी तथा विमीय सूत्र क्या होता, ML³ T-3 और A-2 क्या हो जाता, इसका विमीय सूत्र हो जाता। ठीक है, फिर देखिए प्रश्न नंबर 17 है, किसी विद्युत परिपथ के 1 वाट शक्ति से आप क्या अभिप्राय है। तो वाट शक्ति की SI इकाई है और 1 वाट अर्थात 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करने की दर को 1 वाट कहते हैं या वाट शक्ति कहते हैं। फिर प्रश्न पूछा है, प्रश्न है कि किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। तो किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है और 1 किलोवाट घंटा में 3.6 × 10⁶ जूल होते हैं। फिर प्रश्न है 19वां, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। तो आंसर होगा, किसी सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के आंतरिक विद्युत धारा के प्रवाह में धारा आयनों द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे हमेशा r से प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, तो फिर प्रश्न है 20वां कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो पहला ऑप्शन होगा, पहला होगा सेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है और दूसरा विद्युत अपघट की सांद्रता बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। फिर है प्रश्न एक पूछा गया था 2023 में कि शंट से आप क्या समझते हो, इसका एक अनुप्रयोग विद्युत परिपथ में दर्शाइए। तो समांतर क्रम में लगाए गए प्रतिरोध है, ये क्या है, शंट क्या है, एक समांतर क्रम में लगाया गया प्रतिरोध है जिसका उपयोग धारा मापी को आमीटर में बदलने के लिए किया जाता है। फिर चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 22 क्या है कि आमीटर में शंट प्रतिरोध के मान को बढ़ा देने पर उसके परास्प तथा सुग्राह्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आंसर था कि शंट प्रतिरोध का मान बढ़ा देने पर आमीटर के परास में कमी तथा
धारा सुग्राह्यता में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि शंट प्रतिरोध का मान बढ़ाने पर कम धारा प्रवाहित होती है और शंट प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित होता है। फिर क्या था, म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो यानी एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट का विमीय सूत्र लिखिए। तो एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट का विमीय सूत्र क्या होता है, L-2 T और T2 हो जाता। ठीक है। फिर प्रश्न 24वां था, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या अभिप्राय है, उपयुक्त आरेख की सहायता से समझाइए। तो क्या आंसर हो गया, जिस क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर व समदूरस्थ हो तो वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। लंबी धारावाही परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, एक समान होता है। फिर प्रश्न है कि धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे बदलते हैं। तो धारामापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च मान के प्रतिरोध को लगाना होगा। क्या लगाना होगा, कि धारामापी को कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च मान के प्रतिरोध को लगाना होगा, तो भाई अपने आप धारामापी को वोल्टमीटर में बदला जा सकता है। फिर प्रश्न नंबर 26 था, अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं में क्या अंतर है। तो आंसर था, अनुचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं में स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है, जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं का कुल चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, क्योंकि प्रतिचुंबकीय पदार्थों के इलेक्ट्रॉन युग्म में होते हैं और तथा अनुचुंबकीय पदार्थों के इलेक्ट्रॉनों का चक्रण एक ही दिशा में होता है। फिर प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न है स्वप्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए। प्रश्न नंबर 27 है। तो आंसर होगा, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जो कि उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। इसका मात्रक क्या है, हेनरी है, विमा mL²T-2A-2 होता है। ठीक है। फिर है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या है। तो आंसर क्या, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम भी कहते हैं, यानी वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। यानी किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 29 है कि अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं। तो आंसर है, अनुनाद की स्थिति में प्रेरण प्रतिघात तथा धारितीय प्रतिघात बराबर होते हैं, तब इस स्थिति में आवृत्ति कैसी कहलाती है, अनुनादी आवृत्ति कहलाती है। फिर प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त आमीटर धारा के किस मान को व्यक्त करता है। तो आंसर होगा, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त आमीटर धारा के वर्ग माध्य मूल मान को व्यक्त करता है। फिर प्रश्न नंबर 31 है, प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति गुणांक एवं बाटहीन धारा का अर्थ समझाइए। तो शक्ति गुणांक क्या होता है, प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा I तथा विभवांतर V के बीच कालांतर को यानी कोज्या को परिपथ का शक्ति गुणांक कहते हैं। और बाटहीन की बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति क्षय ना हो तब परिपथ की धारा को बाटहीन धारा कहा जाता है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर है कौन, 31वां प्रश्न है, जो कि ये सूक्ष्म तरंगें क्या है, इनका उपयोग बताइए। यह प्रश्न इसी साल पूछा गया था। तो इन तरंगों का उत्सर्जन निर्वात नालियों द्वारा किया जाता है या नलियों द्वारा किया जाता है, और इनकी आवृत्ति कितनी 30 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक परिवर्तित होती है। उपयोग की बात करें तो इनका उपयोग वायुयानों में नेविगेशन के लिए, रडार में, और परमाणु तथा अणुओं की संरचना के अध्ययन में, और वाहनों तथा क्रिकेट की गेंद की चाल ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर प्रश्न था 33वां कि वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य की तरंगों के नाम बताइए। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य की तरंगें रेडियो तरंगें तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य की तरंगें गामा किरणें होती हैं। फिर प्रश्न है रेडियो तरंगों एवं सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है। तो रेडियो तरंगों की आवृत्ति × 3 से 3 × 4 तथा सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति × 3 × 11 से 3 × 1 × 9 होती है, हर्ट्ज होती है। तो अतः सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति क्या कहलाएगी, अधिक होगी। फिर प्रश्न है 35वां के क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए। तो आंसर होगा, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण को जितना यानी इतना बढ़ाया जाए कि एक विशेष आपतन
कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाए तो इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है, यानी कहते हैं। फिर प्रकाश के वेग के पदों में अपवर्तनांक के सूत्र को लिखिए। तो माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक यानी v1/v2 हो जाएगा, जहाँ माध्यम v1 माध्यम 1 में प्रकाश का वेग होगा और v2 माध्यम 2 में प्रकाश का वेग होगा। फिर क्या है, 37वां प्रश्न है, एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। तो n/v-1/u बराबर n-1/r हो जाएगा, जहाँ u पृष्ठ से वस्तु की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी, r पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या और n अपवर्तनांक होगा। फिर प्रश्न है 38वां, किसी लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र लिखिए तथा प्रतीकों के अर्थ समझाइए। तो लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र x डैश बराबर f डैश हो जाता है, यानी x डैश बराबर क्या होगा, लेंस की प्रथम फोकस की दूरी, ये द्वितीय फोकस की दूरी हो जाएगी, और f डैश क्या होगी, प्रथम और द्वितीय फोकस दूरियां हो जाएंगी। फिर प्रश्न है 39वां, किसी लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो आंसर होगा, लेंस की फोकस दूरी लेंस की पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, लेंस की पदार्थ की अपवर्तनांक तथा प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है। फिर प्रश्न नंबर 40 है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए, प्रयुक्त प्रतीकों के अर्थ समझाइए। तो n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2 साइन a/2, जहाँ पर a प्रिज्म कोण और डेल्टा m विचलन कोण और n अपवर्तनांक हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 41 है, 41वां प्रश्न है, जो पूछा गया प्रश्न है कि कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं। तो ऐसे स्रोत जिनके बीच कालांतर समय के साथ नियत रहता है कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। फिर प्रश्न है कि 42वां के उन भौतिक घटनाओं का उल्लेख कीजिए जिनसे प्रकाश के तरंग रूप की पुष्टि होती है। तो आंसर होगा, प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण घटनाएं प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करती है। फिर प्रश्न नंबर 43 है, प्रकाशीय पथ क्या होता है। तो यदि कोई प्रकाश किरण n अपवर्तनांक वाले माध्यम में d दूरी तय करती है तो गुणनफल nd प्रकाश किरण द्वारा तय किया गया प्रकाशीय पथ कहलाता है। फिर प्रश्न है, पोलेराइट के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। तो पोलेराइट क्या होती है, समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की एक सस्ती व्यापारिक विधि है जो द्विवर्णता के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह एक बड़े आकार की फिल्म होती है, क्या होती है, फिल्म होती है। ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 45 के प्रकाश के ध्रुवण में प्रकाश की प्रकृति के किस तत्व की पुष्टि होती है। तो आंसर है, प्रकाश का ध्रुवण प्रकाश तरंग की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करता है। प्रश्न नंबर 46 है, विवर्तन कोण का अधिकतम संभाव्य मान क्या होगा। तो विवर्तन कोण का अधिकतम संभाव्य मान 90 अंश होता है। फिर प्रश्न नंबर 47 है, विभवांतर से त्वरित एक आवेशित कण के लिए दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखिए। तो h लैम्डा बराबर h/√2m/2mav हो जाएगा। फिर प्रश्न 48वां है कि दहली आवृत्ति एवं कार्यफलन में संबंध लिखिए। तो क्या होगा, ओमेगा w बराबर h न्यू, और न्यू क्या होगा, यहाँ पर दहली आवृत्ति होगा, h प्लांक नियतांक होगा। प्रश्न नंबर 49 है, किसी प्रकाश संवेदी सतह के कार्यफलन का अर्थ समझाइए। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी वस्तु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है उस धातु का प्रकाश विद्युत कार्यफलन कहलाती है। इसे W से प्रदर्शित किया जाता है। W बराबर h न्यू 0 होता है, और यहाँ पर अगर मान लो न्यू क्या होता है, आवृत्ति का मान क्या होता है, c/λ, और दहली आवृत्ति होती है। तो हम अगर न्यू की जगह c/λ लिखें तो c/λ हो जाएगा। ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 50 है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति का न्यूनतम कोणीय संवेग लिखिए। तो क्या होगा, h/2π हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 51 है, किसी परमाणु के उत्तेजन विभव से क्या तात्पर्य है। तो वह न्यूनतम त्वरित विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को किसी परमाणु से टकराने पर उसे उत्तेजित कर सके परमाणु का उत्तेजन विभव कहलाता है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी प्रश्न नंबर है 52, जो कि ये नाभिक की द्रव्यमान संख्या से क्या तात्पर्य है, यह परमाणु क्रमांक से किस प्रकार भिन्न है। तो आंसर होगा, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। फिर प्रश्न है, नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है।
तो आंसर होगा किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह बाह्य ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है। किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी वह नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होगा। फिर प्रश्न है आइंस्टीन के समीकरण से एक एएमयू की तुल्य ऊर्जा MeV यानी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होगी? तो एक एएमयू बराबर होगी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है। प्रश्न 55वां प्रश्न है समस्थानिक एवं संभारिक नाभिकों में अंतर समझाइए। तो समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं जबकि संभारकों के परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। फिर ठोसों में ऊर्जा बैंड की व्याख्या कीजिए। तो बोर के सिद्धांत के अनुसार जब परमाणु के बीच अन्योन्य क्रिया होती है जिसके कारण उनके ऊर्जा स्तरों में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है और प्रत्येक ऊर्जा स्तर अनेक ऊर्जा स्तरों में व्यक्त होकर एक बैंड का रूप ले लेता है जिसे हम ऊर्जा बैंड कहते हैं। फिर क्या है पीएन संधि डायोड के में अपक्षय परत से आप क्या समझते हैं? तो पीएन संधि के दोनों ओर वह परत जिसमें चलनशील आवेश वाहकों की उपस्थिति नहीं रहती अपक्षय परत कहलाती है। और फिर प्रश्न पूछा गया 58वां प्रश्न है एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक कौन कौन से होते हैं? तो एन टाइप में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा पी टाइप में क्या होते हैं कोटर होते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।